यूरोप का सैन्य परिदृश्य हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। महाद्वीप के कई देश रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं, नए उपकरणों में निवेश कर रहे हैं और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में रूस की आक्रामकता देखी है और अगर व्लादिमीर पुतिन कहीं और हमला करने का फैसला करें तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। चल रहे संघर्ष के सबसे नज़दीकी नाटो देशों में से एक होने के नाते पोलैंड अपनी तैयारियों में सबसे अधिक सक्रिय रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे यूरोप की सबसे शक्तिशाली टैंक सेना मान रहे हैं, जो पुतिन के सबसे बुरे सपनों को रूस की दहलीज पर साकार कर रही है। आर्मी रिकॉग्निशन के सैन्य विशेषज्ञों ने हाल ही में यूरोपीय टैंक बेड़ों का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने देखा कि हर देश के पास कितने टैंक है और आने वाले कुछ वर्षों में मिलने वाले नए टैंकों के कितने ऑर्डर है। आज महाद्वीप में सबसे लोकप्रिय टैंक कौन से हैं और कौन से टैंक बेड़े रूसी आक्रमण का सबसे अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। उनके शोध में कुछ दिलचस्प रुझान सामने आए और यह पूरी तरह से साबित हो गया कि पोलैंड अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के मामले में जरा भी ढिलाई नहीं बरत रहा है। तो आइए डेटा पर करीब से नजर डालते हैं। ऐतिहासिक रूप से दो या दो से अधिक देशों की टैंक बेड़े की ताकत की तुलना करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सिर्फ ये देखा जाए कि उनके पास कितने टैंक हैं। अधिक टैंक होना जरूरी नहीं कि ज्यादा ताकत दे, लेकिन दर्जनों की बजाय सैकड़ों टैंक आपके लिए फायदेमंद होते हैं। अगर सिर्फ संख्या देखें तो पोलैंड सबसे ऊपर नहीं पर बहुत करीब है। आर्मी रिकॉग्निशन के डेटा के अनुसार तुर्की सबसे आगे है, जिसके पास कुल अनुमानित 2381 टैंक है। ग्रीस इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसके पास 1385 टैंक है। तुलना के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग 2640 टैंक है, जबकि चीन वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है, जिसके पास लगभग 4700 टैंक है और रूस के पास इस समय अनुमानित 3460 चालू टैंक है। साथ ही लगभग 2100 पुराने टैंक अभी भी भंडारण सुविधाओं में रखे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सोवियत संघ के समय के हैं। आखिरी आंकड़ों के अनुसार पोलैंड यूरोप में तीसरे नंबर पर है। उसके पास करीब 900 टैंक है। हालांकि पोलैंड पहले से ही अतिरिक्त टैंक खरीदने की प्रक्रिया में है, जिससे उसकी कुल टैंक संख्या 1800 से 1900 के बीच पहुंच सकती है। इससे वार्सो की सेना ग्रीस को पछाड़कर यूरोप के अधिकतर देशों से आगे हो जाएगी। उदाहरण के लिए जर्मनी, जो दशकों के ठहराव के बाद अपनी सेना में बड़े सुधार करने की प्रक्रिया में है, उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 313 टैंक है। यही कहानी अन्य बड़े पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी दिखती है। उदाहरण के लिए फ्रांस के पास लगभग 200 टैंकों का बेड़ा है, जबकि यूनाइटेड किंगडम थोड़ा आगे है। उसके पास 213 टैंक है और स्पेन के पास लगभग 274 टैंक है। इन बेड़ों की संख्या चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों द्वारा तैनात हजारों टैंकों की तुलना में लगभग शर्मनाक रूप से छोटी लग सकती है। हालांकि जैसा कि आर्मी रिकॉग्निशन के विशेषज्ञ बताते हैं, आज के समय के टैंक बेड़ों में सिर्फ संख्या ही मायने नहीं रखती, बल्कि गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए रूस जैसा देश निश्चित रूप से एक ऐसी विशाल टैंक सेना वाला प्रतीत होता है जिसका मुकाबला करना लगभग असंभव लगे अगर आप केवल संख्याओं पर ध्यान दें। लेकिन जब आप वास्तव में विवरणों में गहराई से जाते हैं और देखते हैं कि वह किस प्रकार के टैंक इस्तेमाल करता है, तो उनमें से कई आज के मानकों के हिसाब से पुराने और अप्रचलित हैं, जिनमें वे मुख्य विशेषताएं और आधुनिक तकनीकें नहीं हैं जो दुनिया के बेहतरीन टैंकों को बाकी से अलग करती हैं। रिपोर्ट उदाहरण के लिए यह बताती है कि रूस के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा अब पुराने मॉडलों से बना है, जैसे कि सोवियत युग के T-55, T-62, पुराने T-72 वेरिएंट्स और T-80। साथ ही कुछ नए मॉडलों जैसे T-90 भी शामिल हैं। इनमें से कई टैंक दशकों पुराने हैं, जैसे T-55 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था और आज युद्ध में इसका महत्व नहीं है। ऐसी बातें T-62 और कुछ अन्य रूसी मुख्य युद्धक टैंकों MBT पर भी लागू होती है। फायर कंट्रोल फीचर्स, सर्वाइवेबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और अन्य महत्वपूर्ण मानकों के मामले में ये टैंक यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बेहतरीन मॉडलों से सचमुच कई साल पीछे है।
तो भले ही मॉस्को अब भी बड़ी संख्या में टैंक तैयार कर सकता है, लेकिन इसका वही महत्व नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि आज के समय में एक वाकई मजबूत टैंक फोर्स होना सिर्फ 4 या 5 अंकों की संख्या वाली फ्लीट रखने से नहीं होता। असली बात है कि आपके पास अत्याधुनिक क्षमताओं वाली फ्लीट हो। मुद्दा यह है कि आपके पास ऐसे टैंक हों जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र में टिक सके, जिनमें उच्च सुरक्षा, तत्परता और डिजिटल एकीकरण हो, ताकि वे अन्य सिस्टमों और इकाइयों के साथ डेटा जुटा और साझा कर रणनीतियां बेहतर बना सके और सामरिक बढ़त दिला सके। यूरोप के सैन्य नेता इसे अच्छी तरह समझते हैं। इसी कारण उनकी फ्लीट्स कागज पर छोटी लगती हैं, लेकिन असल में वे ज्यादा मजबूत है। जर्मनी की 313 टैंकों की फ्लीट उदाहरण के लिए पूरी तरह से लेपर्ड 2 टैंकों से बनी है। दुनिया के कई विशेषज्ञ लेपर्ड 2 को आज का सबसे बेहतरीन या बेहतरीन टैंकों में से एक मानते हैं। इसका कारण इसका बेदाग डिजाइन है, जो फायर पावर, मोबिलिटी और क्रू की सुरक्षा का संतुलन देता है। पृथ्वी पर बहुत कम टैंक है जो लेपर्ड 2 की बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका 1500 हॉर्स पावर डीजल इंजन इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 43 मील प्रति घंटा की रफ्तार देता है। इसके अलावा इसकी उन्नत ऑप्टिक्स और 120 मिमी स्मूथ बोर तोप के संयोजन से ये चलते हुए भी 5 किलोमीटर यानी 3.1 मील दूर तक के लक्ष्यों को सटीकता से भेद सकता है। इस टैंक में मॉड्यूलर मल्टीलेयर आर्मर है, जिसे लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसमें हाई एंड फायर कंट्रोल, थर्मल इमेजिंग और डिजिटल बैटलफील्ड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी है। फ्रांस के पास 200 लेक्लेयर टैंकों की छोटी लेकिन ताकतवर फ्लीट है, जिनमें से 51 टैंक नवीनतम XLR स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए गए हैं। हालांकि लेक्लेयर दुनिया के सबसे बेहतरीन मुख्य युद्धक टैंकों की किसी भी रैंकिंग में शीर्ष पर नहीं हो सकता, लेकिन यह फिर भी किसी भी दुश्मन सेना के लिए एक दुर्जय बख्तरबंद वाहन है, जो अपनी बेहतरीन मोबिलिटी, हाईटेक फायर कंट्रोल सिस्टम्स और तेजी से फायर करने वाले ऑटो लोडर के लिए मशहूर है। ये 21वीं सदी का सबसे चुस्त पश्चिमी टैंकों में से एक है, जिसमें मॉड्यूलर आर्मर है, जिससे वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में मरम्मत, उन्नयन और रखरखाव आसान हो जाता है। यूके में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ब्रिटिश सेना के पास 213 चैलेंजर 2 टैंक है और वह लगातार अगली पीढ़ी के चैलेंजर 3 स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रही है, जिसमें नई मुख्य तोप, मजबूत कवच और अधिक उन्नत सेंसर प्रणालियां हैं, जिससे देश के टैंक बेड़े को समकालीन देशों के बराबर लाया जा सके। पूरे यूरोप में यही पैटर्न देखा जा सकता है, जहां कई देशों के पास छोटी लेकिन फिर भी मजबूत सेनाएं हैं, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए स्पेन के पास 219 लियोपार्ड 2E टैंक और 55 लियोपार्ड 2A4 है, जो एक संतुलित और दूरदर्शी बख्तरबंद बल बनाते हैं। इटली के पास 150 C1 एरिएटेड टैंक है और वह अपने टैंक बेड़े को उन्नत वेरिएंट से आधुनिक बना रहा है। नीदरलैंड्स, जो कई सालों से स्वतंत्र बेड़े के बिना था और 2015 से जर्मन डच लियोपार्ड 2 यूनिट में था, अब 46 नए लियोपार्ड 2A8 टैंक खरीदकर अपनी बख्तरबंद क्षमता फिर से स्थापित कर रहा है। स्वीडन के पास इस बीच 110 STRV 122 टैंक है, जिन्हें आमतौर पर आज परिचालन सेवा में उपलब्ध सबसे बेहतरीन लियोपार्ड 2 वेरिएंट्स में से एक माना जाता है। अपने ऐतिहासिक रूप से तटस्थ दर्जे के बावजूद स्विट्जरलैंड ने भी लियोपार्ड 2 टैंकों में भारी निवेश किया है, जिनमें से 134 यूनिट्स को विशेष रूप से अपने राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुकूलित किया गया है। नॉर्डिक देशों में फिनलैंड के पास 200 और लियोपार्ड 2 टैंक है, जिनमें कुछ 2A4 और कुछ 2A6 वेरिएंट्स हैं, जबकि डेनमार्क और नॉर्वे के पास क्रमशः 44 लियोपार्ड 2A7 और 36 लियोपार्ड 2A4 टैंकों की छोटी फोर्स है। पुर्तगाल के पास 34 लियोपार्ड 2A6 टैंकों का बेड़ा है, जबकि ऑस्ट्रिया के पास 53 लियोपार्ड 2A4 मॉडल है। और मध्य यूरोप में हंगरी के पास 110 लियोपार्ड 2 वेरिएंट्स और सोवियत T-72 टैंक हैं। चेकिया के पास 58 लियोपार्ड 2A4 और अपग्रेडेड T-72 टैंक है और स्लोवाकिया के पास एक छोटी लेकिन संतुलित फ्लीट है, जिसमें फिर से लियोपार्ड 2A4 और रूसी T-72 टैंक शामिल है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, हमें और T-72 और सोवियत युग के टैंक दिखते हैं। उदाहरण के लिए रोमानिया के पास
377 टैंकों का एक बड़ा बेड़ा है, लेकिन इसमें ज़्यादातर काफ़ी पुराने वेरिएंट्स जैसे T55AM, TR85 और TR85M1 शामिल है। सर्बिया में भी 229 टैंक हैं, जिनमें 195 M8430, T72 और कुछ M84AS1 शामिल हैं। हालांकि इनमें से कुछ बेड़े दूसरों की तुलना में काफ़ी छोटे या कमज़ोर हैं, लेकिन कई अपने अपने देशों की ज़रूरतों और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम एक द्वीप राष्ट्र है जिसे हज़ारों टैंक रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके पास कई उन्नत टैंक हैं जो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल हो सकते हैं। पोलैंड की ज़रूरतें अलग हैं। यूक्रेन के पास होने से उसे वैसे ही आक्रमण के लिए तैयार रहना पड़ता है जैसा कीव ने 2022 में झेला। उसे जमीन पर इतनी मजबूत सेना चाहिए जो सैकड़ों रूसी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का मुकाबला कर सके, साथ ही अपनी सीमाओं पर धावा बोलते हुए दसियों हजार सैनिकों से भी निपट सके। ऐसी स्थिति में कुछ सौ टैंकों का छोटा बेड़ा पर्याप्त नहीं होगा। सौभाग्य से पोलैंड सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, हम द मिलिट्री शो इसीलिए बनाते हैं ताकि असली ताकत कैसे चलती है समझा सके। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे क्या आने वाला है वो आपसे ना छूटे। अब पोलैंड अपने टैंक बेड़े में ना तो सिर्फ गुणवत्ता पर निर्भर है और ना ही सिर्फ संख्या पर, वो दोनों पर निर्भर है। वह ऐसा बेड़ा चाहता है जो न केवल सबसे नए और अत्याधुनिक मॉडलों से बना हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी सेना इतनी बड़ी हो कि उसके दुश्मनों के दिलों में डर बैठ जाए। वह ऐसी सेना चाहता है जिसके पास वास्तव में उन हजारों रूसी टैंकों से टक्कर लेने का मौका हो जो अभी भी सेवा में हैं, और उन हजारों टैंकों से भी जो सोवियत भंडारण सुविधाओं में छुपे हुए हैं। वह अपने सपने को साकार करने में काफी आगे बढ़ चुका है। फिलहाल पोलैंड का टैंक बेड़ा महाद्वीप के सबसे बेहतरीन बेड़ों में से एक है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया के 3 बेहतरीन टैंक शामिल है। दक्षिण कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर, संयुक्त राज्य अमेरिका का M1A2 अब्राम्स और जर्मनी का लेपर्ड 2। कुल मिलाकर वार्सो के पास 180 K2 ब्लैक पैंथर, 117 M1A2 अब्राम्स और इसके अलावा 116 थोड़े पुराने लेकिन फिर भी बेहतरीन M1A1 अब्राम्स मॉडल हैं और 202 लेपर्ड 2 टैंक हैं, जिनमें 105 2A5 वेरिएंट के और 97 2PL वेरिएंट के हैं। पोलैंड के पास 205 PT91 टैंक भी है, साथ ही 46 T72 का एक छोटा लेकिन फिर भी उल्लेखनीय संग्रह है। यह किसी भी तरह से बुरी ताकत नहीं है, लेकिन पोलैंड का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। यह एक बहु अरब डॉलर के सौदे में अतिरिक्त 1000 K2 और K2PL टैंक हासिल करने की प्रक्रिया में है। संदर्भ के लिए K2 को आमतौर पर अब तक का सबसे उन्नत टैंक माना जाता है। यह लगभग हर महत्वपूर्ण मानक में उत्कृष्ट है। उदाहरण के लिए गतिशीलता में K2 एक ऐसा मानक है जिसे कई टैंक नहीं छू सकते। ये अपने इनाम सस्पेंशन यूनिट का उपयोग करता है, जिससे ये ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी आसानी से चल सकता है। ये कोरियाई प्रायद्वीप और दुनिया के पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त है। फायर पावर की बात करें तो K2 भी सबसे आगे है, जिसमें 120 मिमी L 55 स्मूथ बोर गन लगी है और इसके साथ ऑटोमेटिक लोडर भी है, जिससे ये चलते चलते भी 1 मिनट में 15 राउंड तक फायर कर सकता है। अपनी विश्व स्तरीय रडार और सेंसरों के साथ K2 न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बेहद सटीक भी है, जो लगभग हर बार लक्ष्य को भेदता है। ये टैंक दक्षिण कोरिया के KSTAM-2 स्मार्ट टॉप अटैक गोला बारूद फायर कर सकता है, जो तोप के गोले की तरह ऊपर उड़कर दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के कमजोर ऊपरी हिस्सों पर हमला करते हैं। इस वजह से K2 को किसी भी MBT का सामना करना हो, लगभग हर आमने सामने की लड़ाई में उसे बढ़त मिलती है। K2 की तकनीक भी अगली पीढ़ी की है। इसे अक्सर एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें अत्याधुनिक युद्ध क्षेत्र प्रबंधन तकनीकें हैं, जिससे यह ड्रोन, विमान और जमीनी टीमों जैसी इकाइयों के साथ सहज एकीकरण और डेटा साझा कर सकता है। बिल्कुल, अगर K2 खुद पर हमला झेल नहीं पाता तो उसकी सारी तकनीक और मारक क्षमता का कोई मतलब नहीं रह जाता। सौभाग्य से
ये मौजूद सबसे मजबूत टैंकों में से एक है, जो कंपोजिट आर्मर, विस्फोटक, रिएक्टिव आर्मर और एक सॉफ्ट किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, ताकि सीधे हमलों, छोटे हथियारों की गोलियों और यहां तक कि आने वाली मिसाइलों का भी मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा K2 अपने करीबी प्रतिद्वंदियों लेपर्ड 2 और M1 अब्राम्स से हल्का व अधिक फुर्तीला है। तो ये न सिर्फ मजबूत, टिकाऊ और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से तेज भी है। पोलैंड की योजनाएं पूरी होने पर उसके पास करीब 2000 टैंकों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा, जो किसी भी देश से ज्यादा है। इसके अलावा शुरुआती खेपे पहुंचने से पोलैंड के टैंक क्रू को K2 सिस्टम सीखने और इसकी अनेक तकनीकों में महारत हासिल करने का समय और अवसर मिल गया है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वे क्रू उतने ही अधिक कुशल होते जाएंगे। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आर्मी रिकॉग्निशन और अन्य सैन्य विश्लेषक समूह पोलैंड को आज यूरोप में चल रहे सबसे व्यापक बख्तरबंद आधुनिकीकरण प्रयास के रूप में बिना किसी हिचकिचाहट के करार दे रहे हैं। कोई और देश इसके करीब भी नहीं आता। पोलैंड विस्तार पूरा करने पर टैंकों की संख्या में ग्रीस को पछाड़कर तुर्की के करीब पहुंच जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि उसका टैंक बल इन दोनों देशों से कहीं अधिक आधुनिक होगा और सभी प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों के टैंक बलों को मिलाकर भी बड़ा होगा। ये सर्वश्रेष्ठ बेड़ा होगा, जिसमें संख्या, औद्योगिक समर्थन और गठबंधन के साथ पूरी तरह तालमेल की क्षमता का संयोजन होगा। अंतिम हिस्सा शायद सबसे अहम है और यही रूस को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जैसा कि आर्मी रिकॉग्निशन नोट करता है, जब हम यूरोप में उभरते और आधुनिक होते विभिन्न टैंक बेड़ों को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, वही मॉडल बार बार दिखाई देते हैं। कई देशों ने जैसे लेपर्ड 2 और अब्राम्स में निवेश किया है और कुछ ने पोलैंड की तरह K2 खरीदने में भी रुचि दिखाई है। पूर्वी यूरोपीय देश और पूर्व सोवियत गणराज्य जो सालों से पुराने T-72 जैसे टैंकों पर निर्भर थे, अब उनसे हटकर पश्चिमी विकल्प अपना रहे हैं। यह यूरोप के लिए एक संयुक्त शक्ति के रूप में और नेटो गठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपके पास पूरा महाद्वीप एक जैसी या आपस में मेल खाने वाली उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, तो उनके लिए एक साथ काम करना, एक दूसरे की मदद करना, अपनी ताकत को एकजुट करना और अपनी सेनाओं को साथ में तैनात करना बहुत आसान हो जाता है, बिना किसी अनुकूलता की समस्या या एक दूसरे के रास्ते में आने की चिंता किए बिना। अतीत में जब ये सभी देश पूरी तरह से अलग अलग टैंकों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनके लिए असली युद्ध की स्थिति में एक साथ काम करना बहुत मुश्किल होता। पहले राष्ट्रीय बेड़ों का बिखरा समूह था, जिसमें अलग अलग खूबियां थी, लेकिन अब आर्मी रिकॉग्निशन के अनुसार यह तेजी से एकीकृत उच्च प्रौद्योगिकी यूरोपीय बख्तरबंद बल बन रहा है, जो लंबे टाइम तक चलने वाले उच्च तीव्रता अभियानों में सक्षम है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भले ही पश्चिमी यूरोपीय देशों की ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं रही हैं और इसलिए उनके पास अपनी सेनाओं पर खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन यूरोप में शक्ति का संतुलन वास्तव में पूर्व की ओर रूस के सबसे नजदीक स्थित देशों की तरफ बढ़ रहा है। यही वे देश हैं जिन्हें पुतिन और उनके क्रेमलिन सहयोगी अपनी सबसे सीधी धमकी और भविष्य में आक्रमण या विशेष सैन्य अभियानों के संभावित लक्ष्य के रूप में देखेंगे। पोलैंड उनमें सबसे आगे है। वर्षों से ऐसी अफवाहें और कानाफूसी चल रही है कि पुतिन यूक्रेन के रास्ते आगे बढ़ने या बेलारूस में अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके पोलैंड पर हमला करने की योजना बना सकते हैं। बाल्टिक देशों को काटना, रूस से कलिनिंग्राद तक रास्ता बनाना और नेटो की ताकत आजमाना, पोलैंड इसे अच्छी तरह समझता है। उसे पता है कि अगर रूस यूक्रेन से आगे सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है तो वार्सो उसकी निशाने पर होगा। वह सेनाओं को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है, पुराने सिस्टम्स बदल रहा है, बेड़े का आकार बढ़ा रहा है और बेहतरीन टैंकों में निवेश कर रहा है। पोलैंड सिर्फ टैंकों पर नहीं बल्कि रक्षा बजट पर भी ध्यान दे रहा है। उसने रक्षा बजट को बढ़ाकर करीब 5% कर दिया है और यूरोप में सबसे आगे है। वह सेना बढ़ा रहा है, नागरिकों को रक्षा व चिकित्सा में प्रशिक्षित कर रहा है, साइबर सुरक्षा मजबूत कर रहा है और ईस्टर्न शील्ड नामक पूर्वी सीमा पर किलेबंदी कर रहा है, जिसमें बंकर, एंटी टैंक बैरियर्स
और एंटी ड्रोन सिस्टम हैं ताकि वह रूस की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। जहां कई अन्य यूरोपीय देश भी अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण और सुधार करने में शानदार काम कर रहे हैं, वहीं पोलैंड सबसे अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है। धीरे धीरे ये वो पूर्वी मोर्चे की ताकत बनता जा रहा है जो उसे बनना चाहिए। वो रोक जो व्लादिमीर पुतिन और उनके दिमाग में चल रही भविष्य की विजय अभियानों के बीच खड़ी है, क्रेमलिन की युद्ध मशीन और नेटो गठबंधन के बीच एक दीवार की तरह, और यहां से यह केवल और भी मजबूत होता जाएगा। अब आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि रूस और पोलैंड के बीच एक काल्पनिक युद्ध कैसे हो सकता है, जिसमें यह बताया गया है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे की तुलना में कैसी है, और अगर रूस ने वार्सो पर चढ़ाई करने की हिम्मत की तो व्यापक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। यूक्रेन की स्थिति की ताज़ा जानकारी के लिए यह वीडियो देखें, जिसमें दिखाया गया है कि कीव के ड्रोन हमलों ने रूस की अर्थव्यवस्था को आखिरकार ध्वस्त कर सकने वाली चिंगारी सुलगा दी है। और अंत में ऐसी और जानकारीपूर्ण विश्लेषण और तथ्यों पर आधारित सैन्य रिपोर्टिंग के लिए आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।